जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज स्टार्ट हो चुके हैं 20 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जी हाँ गाइज, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक छोटा बदलाव करते हैं, वह आगे जाके आपको बड़े बड़े फल, आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स दे सकता है, बड़ी बड़ी सफलताएं दे सकता है। जैसे आपका जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना और सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, ये सब छोटे छोटे बदलाव के अंतर्गत ही आते हैं। और उसी के बाद आप देखिए, इन सभी छोटे बदलावों को फॉलो करके देखिए, जो आपकी लाइफ है वो आपके फ्यूचर में, आपके आने वाले फ्यूचर में आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स दे सकती है। इसलिए गाइज, अपने इन छोटे छोटे बदलावों के साथ अपनी सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते जाइए और डेली देखना न भूलें हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन बना है, पॉलिटी से रिलेटेड है, और आज सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको बने रहना है अंत तक। ठीक है गाइज, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गाइज, जो है अशोक लवासा जी ने क्या किया है, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त थे। गाइज, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसमें ये होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से 1+2 का आंकड़ा होता है ये, जिनमें एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं कौन, सिंपल चुनाव आयुक्त होते हैं। तो गाइज, जो हमारे पहले जो चुनाव आयुक्त यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं, जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, जो उनके सहायक जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन से, सुनील लवासा जी और सुशील चंद्रा जी। तो ये 2 हैं, ये अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। तो गाइज, आपको ये याद रखना है। तो उनमें से किसने, अशोक लवासा जी ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है चुनाव आयोग से। ठीक है गाइज, आपको ये याद रखना है। और अब जान लेते हैं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो गाइज, आपको याद रखना है 25 जनवरी 1950, यानी कि रिपब्लिक डे से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसीलिए गाइज, 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है, वोटर्स डे बनाया जाता है। ठीक है, सबको याद रखना है, वोटर्स डे कब बनाया जाता है भारत में, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है गाइज, और अब बताते हैं कि क्यों इस्तीफा दे दिया है अशोक लवासा जी ने। तो गाइज, क्यों दे दिया है इस्तीफा, क्योंकि वो बन चुके हैं उपाध्यक्ष, किसके किसके, एडीबी के क्या बन चुके हैं, उपाध्यक्ष बन चुके हैं। क्या है एडीबी, आइए जानते हैं। तो गाइस, एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या, एडीबी। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि जो एशिया में डेवलपमेंट के जो काम करता है जो बैंक, उसके वो उपाध्यक्ष बन चुके हैं कौन, अशोक लवासा जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और गाइस, इसी के साथ एडीबी के बारे में जान लेते हैं कि जो एडीबी है उसकी स्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें मेंबर्स कितने थे, 68 इसमें मेंबर्स हैं गाइज। 1966 में इसकी स्थापना और 68 मेंबर्स हैं इसके। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइज इसका, तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, जो कहाँ पर है, जो किसकी राजधानी है, तो गाइज फिलीपींस की यह राजधानी है। ठीक है गाइज, और इसके जो हेड हैं वो कौन है, आसाकावा इसके हेड है। और उन्हीं के साथ उपाध्यक्ष कौन बनने जा रहे हैं, हमारे अशोक लवासा जी, जो कौन थे, चुनाव आयुक्त थे, वहां से इस्तीफा देकर उन्होंने यह पद ग्रहण किया है। तो देख लेते हैं, ये है हमारे अशोक लवासा जी। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में पीएम केयर्स से संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब की गई थी? तो गाइस, जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया था हमारे मोदी जी द्वारा, उनके संबंधित, पीएम केयर्स फंड के संबंधित एक याचिका डाली गई थी एक व्यक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है गाइस, तो सर्वोच्च न्यायालय ने
ने इस याचिका को क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। ठीक गाइज, तो पीएम केयर्स का पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो गाइज आपको याद रखना है कि 28 मार्च 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। तो गाइज आपको याद रखना है। और इसी के साथ अब जान लेते हैं पीएम केयर्स बारे में, पीएम केयर्स के बारे में जान लेते हैं इसके। तो गाइज आपको जान लेना है कि पीएम केयर्स का कार्य क्या होता है, वो आपको पता चल जाएगा इसके फुल फॉर्म की जानने में ही। ठीक है, तो पीएम केयर्स की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएम का मतलब ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर और केयर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी। सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी क्या होती है इसकी, इमरजेंसी सिचुएशन, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, इसकी होती है क्या, फुल फॉर्म। तो गाइज आपको इसकी फुल फॉर्म से पता चल रहा होगा कि ये जो फंड है, पीएम केयर्स का जो फंड है, वो किस इस सिचुएशन में यूज़ की जाती है। तो गाइज इमरजेंसी की सिचुएशन में यूज़ की जाती है लोगों को रिलीफ देने के लिए। तो इमरजेंसी के सिचुएशन में यूज़ की जाती है लोगों को रिलीफ देने के लिए, इसलिए यह पीएम केयर फंड का क्या किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो गाइज अब बात क्या आई है कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने याचिका डाली थी, किस लिए कि सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया था कि जो पीएम केयर्स जो फंड है, इसका जो पैसा है, इसका जो फंड है, वो किस में डाला जाए, क्योंकि ये जो पीएम केयर्स है ये टैक्स फ्री है, 100% टैक्स फ्री है। और इसीलिए इसको क्या कहा गया था, जो जिस व्यक्ति ने याचिका डाली थी उसमें कहा गया था कि इस मनी को, इस फंड को किस में डाला जाए, एनडीआरएफ में, एनडीआरएफ में यह मनी डाला जाए, यह फंड डाला जाए। ठीक है गाइज, तो एनडीआरएफ क्या होता है, एनडीआरएफ होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। तो गाइज यह है इमरजेंसी फंड, जो केयर्स है, पीएम केयर्स है, यह है इमरजेंसी फंड। और इसी के साथ जो नेशनल डिजास्टर, ये जो रिलीफ फंड है, यह है डिजास्टर से रिलेटेड। तो गाइज उस व्यक्ति ने अपनी याचिका में कहा था कि यह जो फंड है पीएम केयर्स का, उसको एनडीआरएफ में डाला जाए, जो कि कब बना था, 2005 में बना था। एनडीआरएफ कब बना था, 2005 में बना था, उसमें इसको डालने की बात की गई थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि यह जो फंड है, पीएम केयर्स जो फंड है, ये इमरजेंसी के लिए है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है, और जो एनडीआरएफ है वो डिजास्टर के लिए वो फंड है। तो गाइस इसलिए हम इसको नहीं डाल सकते। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसने ऐसा कहा और इसको रिफ्यूज़ कर दिया, इसको मना कर दिया। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं जो पीएम केयर्स है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं गाइज, खुद पीएम होते हैं। पीएम केयर्स के ऑफ कोर्स अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम ही इसके हेड होते हैं। ठीक है गाइज, और इसके जो पदेन ट्रस्टी होते हैं, कुछ इसके मतलब जो अध्यक्ष होते हैं उनसे अलग कुछ और लोग होते हैं जिन्हें ट्रस्टी कहा जाता है। तो वो कौन है गाइज, वो आपको याद रखने हैं कि एक तो है वित्त मंत्री, वित्त मंत्री इस फंड के एक अन्य व्यक्ति हैं, और रक्षा मंत्री और है गृह मंत्री हैं। तो गाइस ये 3 मंत्री हैं जो इस पीएम केयर्स फंड के सदस्य हैं। तो गाइस आपको याद रखनी है, पीएम हेड होते हैं और पदेन ट्रस्टी कौन होते हैं, वित्त और रक्षा और गृह मंत्री, ये तीनों होते हैं। तो गाइस आपको ये याद रखना है, और साथ ही इसकी डेट आपको जरूर ही याद रखनी है कि 28 मार्च 2020 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में किस भारतीय संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। तो गाइस अटल रैंकिंग है एक, जो अटल बिहारी जी के नाम पर एक रैंकिंग दी जाती है। तो गाइस उसमें कुछ संस्थान हैं, उनको जो अच्छे संस्थान है जो काम करते हैं उनको क्या दी जाती है, रैंकिंग दी जाती है। तो गाइस किसकी फर्स्ट रैंक आई है इसमें, तो आईआईटी मद्रास की आई है, फर्स्ट रैंक आई है इसमें। ठीक है गाइस, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है अटल रैंकिंग, तो ये जारी की जाती है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है गाइस, जो अब से पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री होती थी, वो
उसके द्वारा जो शिक्षा मंत्रालय है, अब जिसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह रैंक दी जाती है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है जो अटल रैंकिंग होती है वो किस लिए होती है, नए नए नवाचार करने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए जो संस्थाएं होती हैं जो अच्छे अच्छे नवाचार इनोवेशंस करती हैं, जो नई नई चीज़ें बनाती हैं, उनको यह दिया जाता है। तो आईआईटी मद्रास इनमें अव्वल रही है, यानी कि फर्स्ट रैंक पर रही है। ठीक है गाइस, तो आपको यह याद रखना है। और गाइस इसी के साथ जो सेकंड नंबर पर रही है तो आईआईटी बॉम्बे सेकंड नंबर पर रही है, और आईआईटी दिल्ली कहाँ पर रही है, थर्ड नंबर पर रही है। और गाइस एक है आईआईएससी जो है मेडिकल से रिलेटेड, आईआईएससी बेंगलुरु, तो गाइस यह फोर्थ नंबर पर रही है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है आईआईएससी बेंगलुरु यह रही है फोर्थ नंबर पर, और इसी के साथ खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर जो रही है यह फिफ्थ नंबर पर रही है। तो गाइस आपको एक अंदाजा रखना है और सबसे ज़्यादा आईआईटी मद्रास के बारे में याद रखना है, अंदाजा रखना है कि ये फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश की है। तो गाइस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने पाँच सदस्यों को, 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश की है। तो 5 सदस्यों को, 5 खिलाड़ियों को यह देने की बात की गई है। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं वो खिलाड़ी 5। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं। तो ये है गाइस 5 खिलाड़ी जिन्हें क्या बात हुई है, सिफारिश हुई है क्या देने की, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की बात हुई है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो गाइस यह है इनमें से एक, तो देख लेते हैं, आप इनको जानते होंगे, यह है रोहित शर्मा। ठीक है गाइस, और ये जो 5 हैं यह है एक मरियप्पन, ये कहाँ के हैं, मरियप्पन जो है ये है तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु है। ये क्या है, एक पैरा एथलीट है जो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2016 में गोल्ड लिया था। यानी कि पैरा ओलंपिक जिनका जो विकलांग होते हैं जो लोग, वो जो खिलाड़ी होते हैं जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए होता है क्या, पैरा ओलंपिक है, और उसमें ये विकलांग है, इनका पैर से ये विकलांग है, तो ये एथलीट है, विकलांग होने के बावजूद भी ये एथलीट हैं जिनको 2016 में क्या मिला था, गोल्ड मिला था, गोल्ड लिया था इन्होंने। ठीक है गाइज, तो कितना अच्छा मोटिवेशन का सोर्स है ये मरियप्पन थंगावेलु, तो आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, और इसी के साथ विनेश फोगाट जो कि हरियाणा से हैं, आपको मालूम ही होगा, जिनके ऊपर ही क्या बनी थी, दंगल मूवी बनी थी, जो रेसलर थी। और इसी के साथ मनिका बत्रा हैं, और हैं रानी रामपाल जी। ठीक है गाइस, तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको क्या देने की बात की गई है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको और कुछ जो कि 2018 में किसको मिला था, 2018 में किसको मिला था, तो गाइस विराट कोहली को मिला था, और चानू एक खिलाड़ी हैं चानू नाम से, उनको मिला था, मीराबाई चानू नाम से एक खिलाड़ी हैं, उनको भी 2018 का यह पुरस्कार दिया गया था। और 2019 में भी आपको याद रखना है, 2019 में किसको मिला था, तो बजरंग पुनिया जी हैं एक, और उन्हीं के साथ एक दीपा मलिक हैं। तो इन दोनों को क्या मिला था, यह पुरस्कार मिला था 2019 का, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को 2019 का पुरस्कार मिला था, और 2020 का इन 5 को मिला है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए अपनी नेक्स्ट खबर के लिए बढ़ते हैं, जो है हाल ही में किसने आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में सर्वाधिक बोली लगाकर बिड को जीत लिया है। तो गाइस आपको मालूम होगा, मैंने अभी एक न्यूज़ कवर की थी कि जो आईपीएल 2020 है वो कहाँ पर होने वाले हैं, यूएई में होने वाले हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले हैं क्या, आईपीएल 2020। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, और इसी के साथ अब क्या हुआ है कि जो आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं इनको, उन्होंने सर्वाधिक बोली लगाई है, और इसको
स्पॉन्सर के लिए ड्रीम 11 ने सर्वाधिक बोली लगाकर बिड को जीत लिया है। जो बोली लगाते हैं बिड, उसको जीत लिया है। कितने रुपए की बोली लगाई है गाइस? तो आपको याद रखना है 2222 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है। तो ड्रीम 11 आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मुंबई में। और इसके एम्बेसडर जो हैं वो हैं हमारे माही धोनी जी। ठीक है गाइस, जिन्होंने अभी हाल में संन्यास ले लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के एक क्रेटर की तस्वीर ली है। इस क्रेटर को नाम दिया गया है। तो गाइस अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। इसका जो आंसर है, काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ मैं। तो गाइस इसका आंसर है, सबसे पहले इसका नाम रखा गया है साराभाई क्रेटर। साराभाई क्रेटर, इस क्रेटर का नाम रखा गया है, जो कहाँ पर मिला है? चंद्रमा पर मिला है। ठीक है गाइस, किसने इसकी तस्वीर ली है? ऑर्बिटर ने ली है। तो गाइस सब जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में, ऑर्बिटर के बारे में, चंद्रमा मिशन और क्रेटर क्या होता है। तो गाइस आपको मालूम होगा 2019 जुलाई 2019 में हमारा चंद्रयान 2 गया था, है ना गाइस? याद होगा आपको, जुलाई 2019 में हमारा चंद्रयान 2 गया था चंद्रमा मिशन पर। तो गाइस वहाँ पर वो हमारा क्या हो गई था, इसके वहाँ पर उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जो कि वहाँ पर वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था हमारा मिशन। तो चंद्रयान 2 था, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर हमें उतारना था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ हार्ड लैंडिंग, यानी कि अच्छे से वहाँ पर लैंड नहीं कर पाया था जो हमारा लैंडर था, जिसका नाम क्या था गाइस? जिसका नाम आपको याद रखना है, विक्रम जिसका नाम था। और विक्रम साराभाई वो ही है, ये विक्रम साराभाई। तो गाइस आपको याद रखना है, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी विक्रम साराभाई जी ने। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो जुलाई 2019 में यह गया था, चंद्रयान 2 हमने भेजा था। और ये कब इसने वहाँ पर लैंडिंग की थी? तो सितंबर 2019 यानी कि अनसक्सेसफुल रही थी, लेकिन लैंडिंग जो अनसक्सेसफुल रही थी वो सितंबर 2009 में जाकर पहुंचा था। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? जो चंद्रयान 2 था, मिशन था हमारा, वो लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, जो कि यहाँ से लॉन्च किया गया था। ठीक है गाइज, तो व्हीकल कौन सा था? हमारा बाहुबली GSLV MK3 जो व्हीकल था, लॉन्च व्हीकल था, यानी कि जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी फुल फॉर्म होती है GSLV। ठीक है, जिसको हम बाहुबली भी कहते हैं। तो गाइज यह लॉन्च व्हीकल था जिसके द्वारा हमने चंद्रयान 2 को भेजा था, लेकिन क्या हो गया गाइज? ये अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है, इसमें तीन चीजें थी जो हमने भेजी थी। तो उसमें क्या था? एक था ऑर्बिटर था। ठीक है गाइज, ऑर्बिटर था। और एक था लैंडर था। और था एक रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर था। जिसमें क्या हुआ था? जो ऑर्बिटर में क्या था कि जो ऑर्बिटर था वो तो उसने तो अपना अच्छा काम कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे, देखिए आप, यह है पृथ्वी, और पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? चंद्रमा है। तो हमने चंद्रमा मिशन भेजा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के चारों साइड क्या होते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट होते हैं। तो गाइस जब हमने ये यहाँ पर ऑर्बिटर और लैंडर और रोवर भेजा था, तो गाइस ये 3 चीजें भेजी थी हमने, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। इन तीनों का काम क्या था कि गाइस जो ऑर्बिटर था, जैसे कि मैंने आपको लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट और मिडिल अर्थ ऑर्बिट बताई थी, तो ऑर्बिटर जो होता है वो इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाने का काम करता है। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से जो ये वाला ऑर्बिटर था वो चंद्रमा के चारों तरफ क्या करना था? उसका काम ऑर्बिट करना था, यानी कि चक्कर लगाना था। ठीक है गाइस, तो जो लैंडर था, जिसका नाम था क्या? विक्रम नाम था जिसका, लैंडर का। तो गाइस लैंडर का काम क्या था कि चंद्रमा की सतह पर उतर के चंद्रमा की सतह पर इसका लैंड करना था। इसका काम लैंडर का। ठीक है, जिसका नाम था विक्रम, चंद्रमा की सतह पर जिसका काम था लैंड करना, यानी कि उतरना। और जो रोवर था, जो तीसरी चीज से रोवर, चंद्रमा पर लैंडर की सहायता से जो रोवर था वो उतारा जाना था, लेकिन और फिर उसका काम क्या था? वो चलने वाला था। जैसे कि रोबोट होते हैं वो चलते हैं, इसी तरीके से रोवर था जो एक कार की शेप में था, छोटी कार की शेप में था, उसको वहां पर उतार कर उसको चलाया जाना था। ठीक है, जिससे कि वहां पर रिसर्च की जा सके।
लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा लैंडर है वो अच्छे से लैंड नहीं कर पाया और वह अनसक्सेसफुल हो गया, मिशन हमारा अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है गाइस, तो ऑर्बिटर जो है, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो वहाँ की अभी भी अब भी कक्षाओं में वहाँ की ऑर्बिट कर रहा है, वहाँ की ऑर्बिटर्स में वहाँ की कक्षाओं में ऑर्बिट कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। तो गाइस उसी ऑर्बिटर ने क्या किया है, ये जो न्यूज़ इसमें आई है, लाइट में आई है, इसी इसी ऑर्बिटर ने तस्वीर खींची है किसकी, क्रेटर की। अब गाइस क्रेटर क्या होता है, जिसको हमने नाम दिया गया है साराभाई क्रेटर नाम दिया है। तो गाइस क्रेटर क्या होते हैं, तो गाइस क्रेटर होते हैं ये, क्रेटर होते हैं ये, यानी कि गड्ढे होते हैं, क्रेटर होते हैं गड्ढे। जैसे कि आपने हाल ही में नाम सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील है। जो क्या होता है गाइस, क्रेटर दो तरीके से बनते हैं, जो क्रेटर गड्ढे होते हैं, जो झील भी बन जाती हैं, तो वो दो तरीके से बनती हैं। एक तो होते हैं ज्वालामुखी वोल्केनो विस्फोट से होते हैं जो क्रेटर गड्ढे होते हैं, और दूसरा क्या होता है, जो एस्ट्रॉइड होते हैं जैसे कि हमने सुना था अप्रैल में आई थिंक कि एक एस्ट्रॉइड है वो मतलब आने वाला है पृथ्वी पर, और वो उससे हम पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा था कुछ। तो गाइस वही होते हैं एस्ट्रॉइड। तो उनके गिरने से क्या होते हैं, ऐसे गड्ढे बन जाते हैं ऐसे। तो गाइस उन्हें कहते हैं क्या, क्रेटर। और इसी तरीके का एक गड्ढा है या झील है, वो झील बन चुकी है, तो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसे कहते हैं क्रेटर झील। तो आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये जो क्रेटर है, ये गड्ढा है, इसको नाम दिया गया है क्या, साराभाई क्रेटर। ठीक है गाइस, तो यह है क्रेटर और इसकी पूरी कहानी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। और गाइस देखिए, बहुत ही भावुक करने वाली उस टाइम की, जब हमारा मिशन चंद्रयान-2 मिशन अनसक्सेसफुल रहा था, तो हमारे उस टाइम के इसरो के चेयरमैन, आपको पता होगा के सिवान जी हैं, जो बहुत ही भावुक उस टाइम में जब सितंबर की ये पिक है, उसी टाइम की जब अनसक्सेसफुल रहा था, तो हमारे ये के सिवान जी हैं जो बहुत ही भावुक हो गए थे, और पूरा ही देश उस टाइम पे बहुत ही भावुक था। ठीक है गाइस, तो आपको यह देख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। तो नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने मुक्ति दिवस डी ज्यूरे ट्रांसफर दिवस मनाया है। यह दिवस मनाया जाता है, तो गाइज हमारा जो यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी ने क्या बनाया है, अपना मुक्ति दिवस बनाया है। तो गाइज अपना मुक्ति दिवस नई न्यूज़ है, नई खबर है, नई नॉलेज है। तो गाइज हमारे पुदुचेरी ने भी अलग से मुक्ति दिवस बनाया है। तो कब बनाया है, 16 अगस्त को यह मुक्ति दिवस बनाया है, जिसको क्या बोलते हैं, और डी ज्यूरे ट्रांसफर इसको बोलते हैं। तो गाइज आपको याद रखना है। तो गाइज अब आप पूछेंगे कि पुडुचेरी ने 16 अगस्त को क्यों मुक्ति दिवस बनाया। तो गाइज जो आपको याद रखना है कि जो पुदुचेरी था, पोंडुचेरी है, जिसको पोंडुचेरी भी बोला जाता है, तो गाइज उसने यह किसके अधीन था, फ्रांस के अधीन था। और फ्रांस ने इसको फिर बाद में कब छोड़ा, हमारे देश आज़ाद होने के बाद 1954 में इसको छोड़ा था, यानी कि जब 1954 में इसको जनमत संग्रह कराया था, वहाँ पर रेफरेंडम कराया था, कहाँ पर, पुडुचेरी में रेफरेंडम कराया था, जनमत संग्रह कराया था, यानी कि जनता की सहायता, जनता की मत लिए थे, जनता की वोट ली थी, ताकि वो इसके खिलाफ में है या इसके सपोर्ट में है, कि ये फ्रांस के खिलाफ में है या सपोर्ट में है, कि फ्रांस को छोड़ना चाहिए या नहीं। तो ये होता है जनमत संग्रह, लोगों की मत पर ही यह निर्णय लिए जाते हैं, उसको जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है 1954 में जनमत संग्रह कराया, और फिर बाद में क्या, 16 अगस्त 1962 को क्या हुआ, फ्रांस ने ऑफिशियल कर दिया कि हाँ, हम इस पुदुचेरी को छोड़कर जा रहे हैं। तो फ्रांस ने कहाँ पर किया था ये पुदुचेरी के, फ्रांस ने इसको जो मुक्त किया था, तो किजरू में यह जनमत संग्रह कराया था। किजरू आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहीं पर वहाँ के जो सीएम है, उन्होंने क्या किया है, झंडा फहराया है। तो किजरू आपको याद रखना है, किजरू में झंडा फहराया है, और किजरू में ही जो जनमत संग्रह कराए थे। तो गाइज आपको यह स्थान याद रखना है, किजरू, क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है कि जो वहाँ के सीएम है नारायण सामी जो सीएम है, उन्होंने 16 अगस्त के दिन वहीं पर किजरू में झंडा फहराया था। क्योंकि वहीं पर जनमत संग्रह कराया था फ्रांस के खिलाफ, और उसने फिर फ्रांस ने वहाँ पर क्या किया था, ऑफिशियली उसको कह दिया था कि हाँ, अब यह फ्री है, इंडिया के
इंडिया के अंडर आता है क्या? पुदुचेरी। तो गाइज आपको ये याद रखना है, 16 अगस्त किजरू और नारायण सामी और पुदुचेरी और फ्रांस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए अब देख लेते हैं कहाँ पर है क्या हमारा पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी। तो गाइज ये देखिए, जो पुदुचेरी है ये यूनियन टेरिटरी है, ये है 4 हिस्सों में बटी हुई है। तो इस 4 हिस्सों में बटी हुई है क्या? पुदुचेरी। तो गाइज आपको याद रखना है कि जो एक तो पार्ट है ये पुदुचेरी का, एक पार्ट है ये यनम, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है पुदुचेरी का यनम वाला जो भाग है, और इसी के साथ यह है मेन हिस्सा पुदुचेरी का। ठीक है, जो है कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है क्या? पुदुचेरी। और दूसरा कराईकल, जो कि इसकी राजधानी है पुदुचेरी की, वो भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। और इसी के साथ एक है माहे इसका पार्ट, जो कहाँ पर है? केरल में इसका पार्ट है। ठीक है, तो 4 भाग हैं इसके पुदुचेरी के, यनम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे। तो गाइस इनके कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है आपको अंदाजा रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो गाइस जो है राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना जी को क्या किया गया है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है जो BSF के अब कौन है महानिदेशक है, वो कौन है? राकेश अस्थाना जी हैं। ठीक है गाइज, और अब जान लेते हैं BSF के बारे में। BSF की स्थापना की गई थी कब? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के साथ यह किसके अंडर आता है, ये आपको जरूर याद रखना है गाइस। इस किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंडर आता है। तो गाइस आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, और इसका मोटो भी आपको याद रखना है कि क्या है इसका उद्देश्य है। तो इसका जो मोटो लाइन है, जो इसकी जो मेन लाइन होती है, वो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ। तो गाइस हमें जब तक ड्यूटी करनी है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, ऐसा किसका? BSF का मोटो है। तो गाइस आपको याद रखना है ड्यूटी अनटू डेथ। इसलिए कहा जाता है हमारे सोल्जर्स को ब्रेव, हीरो कहा जाता है हमारे सोल्जर्स को, क्योंकि वो तब तक लड़ते हैं जब तक या तो दूसरे वालों की या तो सामने वाले की वो मृत्यु ना कर दें, या फिर खुद की मृत्यु ना हो जाए। तो इसलिए हमारे जो देश के जवान हैं उनको कहा जाता है क्या? हीरो, देश के हीरो, असली हीरो कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं। ये हैं राकेश अस्थाना जी जो महानिदेशक बने हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किसी तथागत रॉय के स्थान पर मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो गाइस जो है सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक को क्या किया गया है? तथागत रॉय के स्थान पर मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो गाइस सत्यपाल मलिक आपको याद रखना है, जो कहाँ के? मेघालय के बने हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग राजधानी है। ठीक है, शिलोंग राजधानी है, और यह वही शिलोंग है जहाँ पर हमारे APJ अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ के? शिलोंग के IIT शिलोंग में। ठीक है, इस IIT शिलोंग में क्या हो गई थी? APJ अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हो गई थी। और मैंने साथ ही बताया था कि जो शिलोंग है वो 100वां स्मार्ट सिटी है, 100th स्मार्ट सिटी है। कौन? शिलोंग। ठीक है गाइज, और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है भुवनेश्वर, जो हमारा स्मार्ट सिटी है। तो गाइज आपको याद रखने हैं, साथ ही ये इंटरलिंक करके आपको चलने हैं। ठीक है गाइज, तो जान लेते हैं कि गवर्नर न्यूज़ में आ गया है, तो गवर्नर की क्या प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आइए जान लेते हैं। तो गाइज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 कहता है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है गाइज, लेकिन अब बाद में क्या कर दिया गया? बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में क्या किया गया कि एक गवर्नर कई स्टेट्स का हो सकता है, यानी कि कई स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है। तो गाइज यह जो 1956 में जो अमेंडमेंट किया गया था, 7th अमेंडमेंट था 1956 का, तो आपको याद रखना है उसमें क्या कहा गया था कि एक गवर्नर कई स्टेट्स का हो सकता है। ठीक है गाइस, और आर्टिकल याद रखना है 153 इसका आर्टिकल है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं, और यह है सत्यपाल मलिक जो बने हैं नए गवर्नर कहाँ के? मेघालय के। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्लासरूम सॉफ्टवेयर दीक्षक विकसित किया है? तो गाइस खड़गपुर,
खड़गपुर जिसका 5th स्थान है किसमें, अटल रैंकिंग में, IIT खड़गपुर ने क्या किया है, यह दीक्षक दीक्षक एक सॉफ्टवेयर है, इसका विकास किया है, इसको विकसित किया है, डेवलप किया है दीक्षक सॉफ्टवेयर को। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है किस लिए किया है, पढ़ाई के लिए किया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया है। ठीक है गाइस, इसमें लाइव चैट हो सकेंगे, लाइव अपडेट्स हो सकेंगे किसके, नोट्स के। तो एक जैसे जो एक ऐप है जूम, जो कि एक चाइनीज़ ऐप है, उसके स्थान पर यह इसका विकसित किया गया है, किसका, दीक्षक ऐप का। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो चलिए, ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। और लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था, जो था हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सामानों के विदेशीकरण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइस, जिसका आंसर होने वाला है सृजन पोर्टल है जो लॉन्च किया है। ठीक है गाइस, और क्वेश्चन फॉर यू है, जो है हाल ही में किस राज्य के पिथौरागढ़ जिले में जोन जीबी सेक्टर में सीमा सड़क BRO ने, सीमा सड़क जो संगठन है उसने 180 फुट लंबे बैली ब्रिज का निर्माण किया है। तो गाइज आपको बताना है कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते जाइए। ठीक है गाइज, सो